समझ नहीं आता ऐ जिंदगी तेरा फैसला, समझ नहीं आता ऐ जिंदगी तेरा फैसला। एक तरफ तू कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें मुंबईचा माणूस। और आज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा वापस कुछ कविताएं, कुछ कहानी, कुछ किस्से और कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होगी। आज है दिन वीरवार, यानी कि आज 23 जुलाई, और 23 जुलाई में मैं आप शुरुआत करता हूं आज के कुछ अपडेट के साथ में, और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने कार्य को आगे लेकर। तो दोस्तों, अपडेट ये है कोरोना वायरस से रिलेटेड। हम पहले शुरुआत करते हैं। अगेन 12 लाख को क्रॉस कर चुका है ये नंबर, 12,20,433 यानी कि पेशेंट्स हो चुके हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव के। उसके अलावा जो 24 घंटे में डिटेक्ट हुए हैं वो है करीब 37,724। तो दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि ये नंबर अब जाके रुके हैं, यानी कि इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। कल 37,000 थे, आज 37,700 हैं, तो कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए, अच्छी बात है। और उसके अलावा मरने वालों की संख्या है 29,531, जो कुल लोगों की डेथ हुई है, और 24 घंटे में करीब 761 लोगों की डेथ हुई है। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें, आपका मन पसंद प्रोग्राम। अब मैं आपको बताता हूं कुछ देश विदेश की खबरें जो बहुत जरूरी होती है और जो पार्ट होती है हमारे कार्यक्रम का। तो दोस्तों, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है, सज्जनर सिंह, जो रिज्यूम कर लिया उन्होंने अपनी जॉब को, तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है, और उन्होंने खुद कहा है कि 1/4 ऑफ दिल्ली, यानी कि 1/4 दिल्ली के लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये खबर, क्योंकि अभी टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, जो मैंने पहले भी कहा था कि जितना ज्यादा हम टेस्टिंग करेंगे उतना जल्दी से हमें मालूम चलेगा कि कितने लोग इफेक्टेड हैं। तो ये दिल्ली से हाल था। उसके अलावा दोस्तों, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं, तीसरी बार उनका टेस्ट किया जा रहा है कोविड पॉजिटिव का, और हम दुआ करते हैं कि वो ठीक हो जाए जल्दी से। मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं एज पर फोर्ब्स, जो कि मैगजीन है, उसने कहा है। और मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो करीब 5,61,000 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, ये जियो में जो इन्वेस्टमेंट आई थी उसके बाद से उनकी नेटवर्थ काफी इंक्रीज हुई है। उसके अलावा बता दूं, मार्क जुबेर जो है वो उनसे नीचे हैं, जो कि फेसबुक के प्रमोटर हैं, और जो टॉप पर है वो अमेजोन के प्रमोटर हैं, जिनकी जो नेटवर्थ है वो करीब 185 बिलियन यानी कि 13 लाख करोड़ है, और जिनका नाम है जेफ बेजोस। और उसके अलावा जो है बिल गेट्स नंबर 2 पर है, जो 113 बिलियन डॉलर यानी कि 9 लाख करोड़ की नेटवर्थ लेके बैठे हुए हैं। दोस्तों, कल हमारे प्रधान ने एक समिट को आयोजन किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, और ये बेसिकली इंडिया बिजनेस काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया था। और इसका मुख्य पर्पस ये था कि इंडिया में अमेरिका से इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया जाए। इट वाज लाइक ए वर्चुअल इन्वेस्टर्स मीट, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद संबोधित किया था। तो उन्होंने कहा था कि हमारे देश में हमने काफी छूट दे दी है इन्वेस्टर्स के लिए, एफडीआई इन्वेस्टमेंट काफी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि करीब 20 बिलियन डॉलर यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1,50,000 करोड़ डॉलर हमारे भारत में करीब अप्रैल और जून, ये पेंडेमिक समय है, उसमें भी हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट आई है। यानी कि चाइना से अमेरिका या दूसरी कंट्री सोच रही हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को जो उन्होंने लगा रखी है उसको निकाल के और कुछ अच्छी कंट्रीज। तो हमारे प्रधान ने कहा है कि इंडिया से बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जिन सेक्टर की उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा स्कोप है, जिसमें हम मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल टूरिज्म, टेलीमेडिसिन और फार्मा के लिए हम इनवाइट करते हैं इन्वेस्टर्स को फ्रॉम यूएस। एनर्जी सेक्टर में भी उन्होंने कहा है कि इसमें गैस बेस्ड इकोनॉमी हमारी भारत की है। उसके अलावा ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, जिसमें कि हम ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं, और इसका भी इन्वेस्टमेंट हम वेलकम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग, हाउसेज और रोड, हाईवेज वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट की भारत को जरूरत भी है, और भारत में एक बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे अच्छा रिटर्न है और आपका रिस्क भी कम है। सिविल एविएशन के लिए भी उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन में हम डबल पैसेंजर्स को हम काउंट कर रहे हैं। आने वाले 8 साल में जो एग्जिस्टिंग पैसेंजर्स हैं वो डबल हो सकते हैं, और करीब 1,000 नए एयरक्राफ्ट
हम आने वाले 10 साल में परचेज करने वाले हैं या लीज पर लेने वाले हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा एविएशन सेक्टर में कि मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग यानी कि MRO की फैसिलिटी भी भारत में हम शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि कुछ हैं सेंटर्स MRO के, लेकिन बहुत बड़े सेंटर्स नहीं है। डिफेंस और स्पेस में उन्होंने स्पेशली कहा है कि उसमें जो हमारी लिमिट थी FDI की, जो पहले 24 थी, फिर 49 हुई, और अभी हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए 74% की लिमिट बढ़ा दिया है, और काफी इंसेंटिव है प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए। तो उन्होंने कहा कि डिफेंस और स्पेस सेक्टर में भी हमने अपनी पॉलिसी को ओपन कर दिया है। साथ में उन्होंने फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में, और स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर में उन्होंने कहा है कि जो FDI है वो अब 74% से बढ़कर करीब 100% हमने बढ़ा दी है, यानी कि 49, 74 और ये 100% है। इंश्योरेंस सेक्टर में आप 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि इसका जो फ्यूचर है इंश्योरेंस का, अगर हम देखें 2025 तक, तो $250 बिलियन का बिजनेस हम टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि इंश्योरेंस में हम आयुष्मान भारत है, जन सुरक्षा है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है और लाइफ सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं। दोस्तों ये खबरें थी आपको जो मैंने बताया, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान और भारतवर्ष एक इंश्योरेंस के लिए बहुत अच्छा सेक्टर है और उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अमेरिका के लिए उन्होंने मैसेज दिया है। साथ में उन्होंने इन्वेस्टर से कहा है कि पिछले 6 साल के अंदर हमारी इकोनॉमी में बहुत रिफॉर्म हुआ है और इंडिया अच्छे इन्वेस्टर्स का इंतजार करती है जो US से हैं। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और यहाँ पर जितनी फैसिलिटी हो सकती है उतना हम देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरनेट सेक्टर में उन्होंने बताया कि एक सरप्राइज वाली बात यह है कि भारत में शहरों के मुकाबले गांव के अंदर इंटरनेट यूजर्स ज्यादा हैं, और दोस्तों 50 करोड़ लोग गांव के अभी इंटरनेट को यूज करते हैं। इतना इंटरनेट शहर के लोग यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया है तरह तरह की बातें। मुझे उम्मीद है कि ये अपडेट आपको पसंद आया होगा, और अब इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा। लेकिन कविता सुनाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि मरम्मतें खुद की रोज करता हूं, मरम्मतें खुद की रोज करता हूं, फिर भी ना जाने क्यों रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल कर आ जाता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। मानो तो एक रूह का रिश्ता है, मानो तो एक रूह का रिश्ता है हम सभी का, ना मानो तो कौन क्या लगता है किसी का। दोस्तों कैसे नादान है हम, दुख आता है अटक जाते हैं, और सुख आता है तो भटक जाते हैं। समय और जिंदगी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शीर्षक है, समय और जिंदगी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है, और समय हमें जिंदगी का कीमत सिखाते हैं। तो दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। और आज वीरवार का दिन है 23 जुलाई, और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम को आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं और आप अपने लोगों को भी बता रहे हैं। दोस्तों अब मैं एक आपको बहुत अच्छी कविता सुनाना चाहता हूं, और ये कविता अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसके काफी भावार्थ है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके एक एक वाक्य को ध्यान से सुनेंगे तो ये कविता सार्थक हो जाएगी। अभी छोटा सा लेते हैं एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद मैं आपको सुनाता हूं एक कविता। मैं रूठा तुम भी रूठ गए, फिर मनाएगा कौन। मैं रूठा तुम भी रूठ गए, फिर मनाएगा कौन। आज दरार है कल खाई होगी, फिर भरेगा कौन। मैं चुप तुम भी चुप, इस चुप्पी को फिर तोड़ेगा कौन। छोटी बात को लगा लोगे दिल में, छोटी बात को लगा लोगे दिल में, तो रिश्ता फिर निभाएगा कौन। दुखी मैं भी हूं, दुखी मैं भी हूं और तुम भी, बिछड़ कर सोचो हाथ फिर बढ़ाएगा कौन। ना मैं राजी ना तुम राजी, ना मैं राजी ना तुम राजी, फिर माफ करने का बड़प्पन दिखाएगा कौन। फिर माफ करने का बड़प्पन दिखाएगा कौन। डूब जाएगा यादों में, डूब जाएगा यादों में, दिल कभी तो फिर धैर्य बंधाएगा कौन। एक अहम मेरे एक तेरे भीतर भी, एक अहम मेरे एक तेरे भीतर भी, इस अहम को फिर हराएगा कौन। इस अहम को फिर हराएगा कौन। दोस्तों आगे है, जिंदगी किसको मिली है सदा के लिए,
जिंदगी किसको मिली है सदा के लिए, फिर इन लम्हों में अकेला रह जाएगा कौन। मूंदली। आखिर में मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ये आखिरी पंक्तियां हैं और मुझे उम्मीद है कि ये पंक्तियां भी आपको पसंद आएगी। मूंदली दोनों में से गर किसी दिन एक ने आंखें, गौर फरमाइएगा, मूंदली दोनों में से गर किसी दिन एक ने आंखें, तो कल इस बात पर फिर पछताएगा कौन। तो फिर कल इस बात पर फिर पछताएगा कौन। तो दोस्तों, रेस्पेक्ट ईच अदर, इग्नोर योर मिस्टेक, अवॉइड द ईगो। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें, आप मुंबई का मानुस और आपका अपना प्रिय आरजे आदि अब आपको आगे लेके चलता है इस कार्यक्रम में। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों के सजेशंस आए हैं जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं, लेकिन आप मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे मुझे पता नहीं है कि ये प्रोग्राम कैसा चल रहा है। आपकी सुझाव और आपके सजेशन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और इसलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप अपने सजेशंस मुझे जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझे आज सजेशंस भेजे हैं जो मेरे पास आए थे, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं, 2-3 लोगों का, क्योंकि अगर ज्यादा बताऊंगा तो ज्यादा समय की जरूरत होगी। तो दोस्तों, एक हमारे सुनने वाले हमें दिल्ली से लिखते हैं कि एक्सीलेंट बिहार कवरेज, हर्बल लाइफ सॉन्ग एंड बेस्ट वाज पापा पीछे रह जाते हैं। तो ये कविता थी और ये उन्हें बहुत पसंद आई है और उन्होंने लिखा है कीप इट अप। तो धन्यवाद, आपने मुझे सराहा और आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इसके अलावा एक हमारे सुनने वाले जो पटना बिहार से है, उन्होंने हमें लिखा है कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर एक कमी है तो वो ये है कि समय बहुत ज्यादा है और कई लोगों के पास समय नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं और मुझे अच्छा लगा ये आपका सेशन कि अगर आपको लगता है कि प्रोग्राम लंबा है तो मैं डेफिनेटली इस प्रोग्राम को छोटा करने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि 15 और मैक्सिमम 20 मिनट तक का ऐसा प्रोग्राम करूंगा। कल एक एक्सेप्शन था क्योंकि उसमें हमने कुछ ज्यादा कवरेज की थी और 35 मिनट का प्रोग्राम हुआ था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं अगर आपको लगा है कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का लिया है। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं कुछ यूजफुल कंटेंट्स आपको दूं, एक सिंपल आरजे की तरह नहीं कि मैं आपको गाने सुनाऊं, बट मैं ये चाहता हूं कि आपको प्रोग्राम में आनंद भी आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सजेशन के लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सजेशन को मैं ध्यान से सुनूंगा और मैंने सुना है और इस पर अमल भी करूंगा। एक और हमारे सुनने वाले हैं जो मुंबई से हैं, तो उन्होंने हमें लिखा है यू मेक माई डे, थैंक्स, गुड मॉर्निंग बॉस, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। तो धन्यवाद, आपको अगर ये प्रोग्राम पसंद आया तो मैं आपका बहुत आभारी हूं। तो ये थी लोगों की सजेशंस और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने सजेशन को भेजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9833880402 और अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, नहीं तो एक बार फिर एक और मैसेज आएगा कि आप बहुत समय लेते हैं। तो दोस्तों, दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ होता है, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ नहीं होती है। जिंदगी में कम से कम एक दोस्त कांच जैसे और एक दोस्त परछाई जैसे रखो। जिंदगी में कम से कम एक दोस्त कांच की तरह और एक दोस्त परछाई की तरह रखिए, क्योंकि कांच कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। दोस्तों, जिंदगी भर ब्रांडेड कपड़े खरीदते रह गए, जिंदगी भर ब्रांडेड कपड़े खरीदते ही रह गए और आज जिंदगी बिना ब्रांड वाले मास्क के भरोसे चल रही है। तो दोस्तों, क्या जिंदगी हो गई है कि कभी हम बिना ब्रांड के कपड़ों के चलते नहीं थे और आज विदाउट ब्रांड वाले कपड़े हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मास्क के रूप में। तो एक तरफ आप ब्रांड इस्तेमाल करते थे और एक तरफ आप मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कोई ब्रांड नहीं है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा। ये है आपका अपना, सिर्फ आपका अपना मुंबई का मानुस आदि कश्यप और उसका पूरा नाम है आदित्य कश्यप और आपके लिए लेकर आया ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। और हम आपको बताता हूं एक कहानी और ये कहानी भी काफी प्रेरक है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और उसके बाद मैं सुनाता हूं इस कहानी को। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी, जैसे आप पुरानी कहानियों को पसंद करते हैं। कहानी का शीर्षक है गोद में सर। दोस्तों, एक लड़की एक संत जी के पास जाती है
और उन्हें कहती है कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं और वो पलंग से उठ नहीं पा रहे हैं, क्या आप उनसे मिलने मेरे घर तक आ सकते हो? तो संत जी ने कहा कि बेटी, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलता हूं। और जब संत जी उनके पिताजी से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि घर में एक बीमार व्यक्ति अपनी एक चारपाई पर लाचार सा पलंग पर 2 तकियों पर सर रखकर लेटा हुआ था, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी थी। संत जी ने उस बूढ़े और बीमार आदमी से पूछा कि मुझे लगता है शायद आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि उन्हें खाली कुर्सी नजर आई। उस वृद्ध आदमी ने कहा, जी नहीं, आपका परिचय, आप कौन हैं? संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास हो गया है। वो आदमी बोला, संत जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाजा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी हुई, फिर भी संत जी ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। वो बीमार आदमी बोला कि अगर इस कुर्सी को, एक्चुअली ये कुर्सी खाली जो पड़ी है उसका एक राज है, और ये राज मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है, अपनी बेटी तक को भी नहीं बताया। दरअसल अपनी पूरी जिंदगी मैं ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन मैं हर रोज मंदिर जाता जरूर था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे ही हो सकती है, उसके लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और यह विश्वास करो कि भगवान खुद इस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बातें शुरू कर दो जैसे कि आप अभी मुझसे बातें कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनता है, और जब मैंने ऐसा करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज 2-2 घंटे भगवान से बातें करने लगा। दरवाजा बंद करके अपनी बेटी को मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं इस बात का खास ध्यान रखता था कि मेरी बेटी को कभी ये पता ना चले कि मैं भगवान से बातें कर रहा हूं, दरवाजा बंद करके कुर्सी पर भगवान को बैठा के। अगर वो देख लेती तो वो सच में मुझे पागल समझती। ये सुनकर संत जी की आंखों में प्रेम और भाव के आंसू बहने लगे। संत जी ने उस बुजुर्ग से कहा कि आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। फिर भी उस बीमार आदमी के सर पर हाथ रखा और कहा, अपनी सच्ची प्रेम शक्ति को जारी रखना। संत जी अपने आश्रम लौट गए, लेकिन 5 दिन बाद उनकी बेटी संत जी से मिलने आई और उन्होंने बताया कि जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिले थे वो बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। बेटी ने बताया कि मैं जब घर से अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, उनकी आंखों में आंसू भरा हुआ था, लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी कि वो ऐसी मुद्रा पर अपने बिस्तर पर बैठे थे जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सर झुका रखा हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे सर क्यों झुका रखा था, ये उस लड़की ने प्रश्न किया संत जी के साथ। बेटी, ये तुम्हारा हाल सुनकर, बेटी से पिता का जो उन्होंने हाल सुना, उन्होंने संत जी ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और मालिक के आगे उन्होंने फरियाद करने लगे कि हे मालिक, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करना। यदि हम भी इस तरह अपने सतगुरु की गोद में बैठकर यहां से जाना चाहते हैं तो हर पल अपने मुर्शिद की हाजिरी को हर जगह महसूस करेंगे। एक दिन हमारी अवस्था भी जरूर बदल जाएगी। दोस्तों, सजन से ही नाल मैं चल दिया नाल चलन, जित्थे लेखा मांगिया तित्थे खड़े दिसन। तो दोस्तों, ये थी कहानी, और ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और आप मुझे अपने सुझाव भेज सकते हैं। जो मेरा नंबर आपके पास है 9833880402। और इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं और खत्म करता हूं, और उसके पहले बोलता हूं कि भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर 3 बातें जान सकता है। आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार,
और चुप रहने की वजह। तो दोस्तों, मैंने कल एक प्रोग्राम किया था 10 न्यूज पे और मुझे उम्मीद है कि आपने सुना होगा, जिसमें मैंने कहा था कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर सेक्टर ड्यूरिंग कोविड-19। और आज भी मेरा एक प्रोग्राम 11 बजे रिले होगा, 11 बजे लाइव टेलीकास्ट है और ये आप देखना ना भूलिएगा। ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में जो फैशन एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जिन्हें मैं बताने वाला हूँ कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन फैशन and healthcare industry as well as in fashion and textile industry for the students who are participating in the debate and interactive session for Gulshan Kumar Film and Television Institute। और साथ में मैं बताना चाहता हूं उनको कि what is the role of government and NGO who are promoting sustainable clothing and investment opportunities। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, मुंबईचा माणूस, ये आपके लिए लेकर आया था आड़ी टेढ़ी बातें। और मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको पसंद आई होंगी। मुंबई से ये मैं आपको प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं और ये रिले हो रहा है आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। अब ये सभा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और कल फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा एक नए किस्से, नई कहानी, नई कविता और नई सोच के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं अलविदा और गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच और जय हिंद और जय भारत, भारत माता की।